Hello learners, I am Diksha Sharma and you are watching commerce.com. Today's lecture is all about measures of skewness, right? तो इससे पहले हमने अपने दो टॉपिक्स कवर कर लिए हैं यूजीसी नेट के. So you have to go through those topics first and then this one, okay? So before starting this lecture, please like this video and subscribe to commerce.com for valuable content, okay? So let's just start this lecture. So फर्स्ट वन, स्क्यूनेस. हम स्क्यूनेस को पढ़ने से पहले एक बार जान लेते हैं कि स्क्यूनेस क्या है, स्क्यूनेस ही क्यों कहते हैं इसे, राइट? क्योंकि हर एक नाम के पीछे उसकी पूरी डेफिनेशन और उसकी हिस्ट्री होती है, तो उसे क्लियर कर लेते हैं. तो क्या होता है कि स्क्यूनेस और सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ये दोनों आपस में रिलेट करते हैं, यानी कि एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है तो दूसरा क्या होता है, स्क्यूनेस. अब सिमेट्रिकल और स्क्यूनेस अलग अलग कैसे हैं वो देखते हैं. जब मीन, मोड एंड मीडियन, इनसे ही रिलेटेड ये दोनों टर्म्स हैं, अगर ये तीनों इक्वल होते हैं, यानी कि मीन, मोड, मीडियन अगर इक्वल हैं, तो वो सीरीज, वो डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहलाएगी, सिमेट्रिकल, राइट? यानी कि ये इस पॉइंट पर तीनों के तीनों इक्वल होंगे, राइट? इसे हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम ऑर्डिनेट बोलते हैं. अगर तीनों इक्वल हैं और ये जो लाइन है वो मैक्सिमम ऑर्डिनेट है इस कर्व की, जहाँ पर m इक्वल टू, यहाँ पे मैंने m मीडियन को लिया है, इक्वल टू x बार यानी कि मीन इनटू z यानी कि मोड, राइट? तीनों इक्वल हुए तो क्या बनेगा, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमने अपनी लास्ट क्लास में देख लिया था. अब हम बात करेंगे कि सिमेट्रिकल, अगर ये तीनों इक्वल नहीं है तो क्या होगा. अगर ये तीनों इक्वल नहीं है तो वो क्या होगा, असिमेट्रिकल बोल सकते हैं, या हम उसको स्क्यूड बोल सकते हैं, उस कर्व को, उस डिस्ट्रीब्यूशन को, राइट? तो आपको स्क्यूनेस की डेफिनेशन यहाँ से पता चली. ऑल दोज कर्व या डिस्ट्रीब्यूशन विच शोज अ अनफेवरेबल या फिर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन, मोड एंड मीडियन, यानी कि इन तीनों को अलग अलग दिखाए जो इक्वल ना हो, तो वो क्या होगा हमारा, असिमेट्रिकल या फिर स्क्यूड, राइट? तो अब ये भी हो सकता है कि एक केस में बड़े हों ये आपस में, यानी कि मीन बड़ा हो, मीडियन उससे छोटा हो और मोड उससे छोटा हो, ऐसा हो सकता है. और दूसरे केस में, यानी कि दो केस बनेंगे यहाँ पर. ये चीज़ हमने देख ली थी. तो फर्स्ट वन में मैंने देख लिया कि मोड बड़ा है, मीडियन उससे छोटा एंड देन मीन, मीडियन हमेशा बीच में ही आएगा. और दूसरा केस जो है, मीन बड़ा हो गया मीडियन से और मीडियन बड़ा है मोड से. तो इन दोनों में क्या है, जब मोड बड़ा होगा ना, यानी कि जब हमारी जो कर्व है नेगेटिव साइड जाएगी, यानी कि उसकी जो टेल है वो नेगेटिव साइड होगी, तब क्या होगा, मोड बड़ा है, z जैसे यहाँ दिख रहा है, उसके बाद मीडियन है एंड देन मीन, ओके? तो ये होगा हमारा नेगेटिवली स्क्यूड. और पॉजिटिवली स्क्यूड के अंदर क्या है, टेल हमारी जाती है पॉजिटिव साइड, जहाँ पर मीन सबसे बड़ा, उसके बाद मीडियन एंड देन मोड, राइट? ओके, सो इट्स, आई होप इट्स क्लियर टू यू वेरी वेल. नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन. यहाँ से इसकी डेफिनेशन वगैरह आपको सब क्लियर हुई. अब हम देखते हैं कि हमें पता कैसे कैसे चले. ये तो चलो कर्व बनाया, लेकिन और किन तरीक़ों से हम बोल सकते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूड है या स्क्यूनेस असिमेट्रिकल है. तो उसके चार तरीके हैं. मीन, मोड, मीडियन अगर इक्वल नहीं है, राइट, यानी कि कोइंसाइड नहीं है, तो when data is plotted on graph there is no given normal bell curve, यानी कि इस तरह का कर्व नहीं बन रहा तो भी हमें पता लगेगा कर्व के थ्रू. तीसरा है when sum of positive deviation, क्योंकि आपको पता है कि जो मीडियन है वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, राइट? इक्वल पार्ट्स में कब डिवाइड करेगा, जब वो मीन के इक्वल है. तो अगर सम ऑफ द पॉजिटिव डेविएशन ऑफ मीडियन, अगर हमने मीडियन का यूज़ करके डेविएशन निकाला है, यानी कि x माइनस मीडियन करके डेविएशन निकाला, और वहाँ पर ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे, यानी कि ऊपर जो नेगेटिव वैल्यूज़ थी और ये नीचे जो पॉजिटिव वैल्यूज़ आती हैं डेविएशन की, उन दोनों का सम अगर ज़ीरो नहीं आ रहा, सो डेफिनेटली क्या होगा, डेविएशन हमारा ये दिखाएगा कि ये स्क्यूनेस है.
क्योंकि अगर हम मीन के थ्रू भी निकालें, ध्यान करो कि x माइनस हम मीन करते हैं तो क्या होता है, वो पूरी सीरीज़ को इस तरह डिवाइड कर देता है कि जो ऊपर वैल्यूज़ आएंगी माइनस की, फिर एक बीच में ज़ीरो आ जाती है और लास्ट में फिर ये सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ हो जाती है और उन दोनों का सम क्या हो जाता है, लास्ट में ज़ीरो। अगर मीडियन ऐसा नहीं कर पा रहा, दैट मीन्स वो इक्वल नहीं है और बेल शेप कर्व नहीं बनेगा, यानी कि वो स्क्यूनेस है। ठीक है, ओके। अगर हम क्वार्टाइल के थ्रू निकालने की कोशिश करें तो Q3 माइनस मीडियन एंड मीडियन माइनस Q1 अगर इक्वल नहीं है तब हम क्वार्टाइल के थ्रू बोल सकते हैं कि ये स्क्यूनेस है। ओके, फ्रीक्वेंसी आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, अगर फ्रीक्वेंसी भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही हैं तो मोड के थ्रू, तब भी क्या होगा, हमारा ये स्क्यूनेस होगा, क्योंकि मीन जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। अगर हम डेविएशन निकालें, अगर मीडियन नहीं कर पा रहा दैट मीन्स वो इक्वल नहीं है मीन के, अगर मोड भी नहीं कर पा रहा तो वो भी इक्वल नहीं है। तो ये क्लियर हुआ। अब मेज़र ऑफ स्क्यूनेस, अब स्क्यूनेस को मेज़र करने के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं तो वो देखते हैं। तो तरीके क्या हैं, फर्स्ट वन जो मेथड्स भी बोल सकते हैं, कार्ल पियर्सन, सेकेंड वन इज बोलेज स्क्यूनेस एंड थर्ड वन इज केलीज स्क्यूनेस एंड फोर्थ वन इज मोमेंट्स। सो अब इन्हें शुरू करते हैं वन बाय वन। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, कार्ल पियर्सन स्क्यूनेस। तो कार्ल पियर्सन का जो स्क्यूनेस है उसे हम पियर्सन कॉफिशिएंट भी बोल देते हैं, पियर्सन स्क्यूनेस भी बोल देते हैं। अगर कॉफिशिएंट निकाल रहे हो तो कॉफिशिएंट बोलते हैं, वरना स्क्यूनेस। ओके, सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम, यानी कि जो एक नॉर्मल, आपके पास कोई कंडीशन नहीं है, नॉर्मली आपका एक डिस्ट्रीब्यूशन या डेटा सेट है, तो वहाँ पर फॉर्मूला यूज़ होगा मीन माइनस मोड। ओके, लेकिन इन केस जब कई बार क्या होता है कि मोड हम अच्छे से डिफाइन नहीं कर पाते, आपको पता होगा मोड कब नहीं डिफाइन कर पाते, जहाँ पर दो वैल्यूज़ ऐसी हैं जो सेम टाइम रिपीट हो रही हैं, यानी कि 10 जो मार्क्स हैं वो 10 बच्चों के आ रहे हैं, राइट, इस तरह से, और जो 12 मार्क्स हैं वो भी 10 बच्चों के आ रहे हैं, तब हम नहीं बता सकते कि इनमें से मोड कौन सा है। तो उस केस में क्या होगा, हम कैसे कॉफिशिएंट निकालेंगे, मतलब स्क्यूनेस कैसे निकालेंगे, 3 इंटू मीन माइनस मीडियन, राइट, यानी कि मीन माइनस मीडियन करो एंड देन मल्टीप्लाई 3। इट्स क्लियर। अब बात करते हैं कॉफिशिएंट हम निकालें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, जो हमने स्क्यूनेस निकाला उसको डिवाइड कर दो स्टैंडर्ड डेविएशन से, राइट। ऐसे ही कॉफिशिएंट निकालना है किसका, अदर जो एक इल डिफाइंड आपकी डिस्ट्रीब्यूशन थी उसका, तो उसको भी क्या करो, स्क्यूनेस को डिवाइड कर दो स्टैंडर्ड डेविएशन से, राइट, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करके आप एक स्क्यूनेस को उसका कॉफिशिएंट बना सकते हो। ओके, अब बोलेज स्क्यूनेस, तो यहाँ पर बात करेंगे कि बोलेज ने किसका यूज़ किया, जैसे लास्ट में किसका यूज़ किया था, कार्ल पियर्सन ने मीन मोड एंड मीडियन का, राइट। अब इन्होंने यूज़ किया है क्वार्टाइल डिस्ट्रीब्यूशन का। सो बस ये डिफरेंस है कि हम प्रेफर करते हैं मीन मोड मीडियन को ही हर चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए, तो इनका जो मेथड है वो ज़्यादा अप्लाई नहीं किया जाता या ज़्यादा ट्रेंड में नहीं होता। ओके, लेकिन फिर भी पढ़ते हैं। सो यहाँ पर इन्होंने कहा कि अगर हमें स्क्यूनेस निकालना है तो क्या करो, Q3 प्लस Q1 करो। ओके, Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन, यानी कि 2 इंटू मीडियन। ओके, क्लियर। अगर आपको निकालना है कॉफिशिएंट तो क्या करो, जो आपने स्क्यूनेस निकाला यानी कि Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन किया, उसको डिवाइड कर दो Q3 माइनस Q1 से। क्लियर। जैसे कि हम रेंज निकालते थे तो हम ऊपर प्लस करते थे, ऊपर माइनस करते थे, नीचे प्लस, तो उसी तरह से कुछ ये इनके फॉर्मूलेज डिफाइन होते हैं। और यहीं पर उन्होंने एक और फार्मूला इसी से रिलेटेड बना दिया कि Q3 माइनस Q2 करो, माइनस Q2 माइनस Q1 करो, एंड उसे आगे किससे करो, फर्दर डिवाइड Q3 माइनस Q1 से। तो इस तरह भी आप कॉफिशिएंट और कॉफिशिएंट निकाल सकते हो स्क्यूनेस का। नाउ इट्स क्लियर टू यू, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, केलीज स्क्यूनेस। अब इन्होंने क्या यूज़ किया, इन्होंने परसेंटाइल एंड डेसाइल का यूज़ किया स्क्यूनेस के लिए, राइट। सो इन्होंने परसेंटाइल का यूज़ करके फॉर्मूला बनाया 10p, यानी कि जो पूरा एक पार्ट होता है डिस्ट्रीब्यूशन का उसे 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, और डेसाइल का मतलब है 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। तो इन्होंने क्या कहा
कि P10 प्लस P90 माइनस 2 मीडियन अपॉन 2, ये हो जाएगा क्या, स्क्यूनेस। एंड कॉफिशेंट के लिए क्या करो, P90 माइनस P10। जैसे देखो बिल्कुल इन्होंने जैसे Q1 Q3 Q1 का यूज़ किया, यानी कि इस तरह से मैं अगर ग्राफ के थ्रू दिखाऊं, क्योंकि Q3 यहाँ आता है, Q1 यहाँ आता है, इसी तरह जो Q90 है वो यहाँ, Q10 यहाँ, इन्होंने भी वही चीज़ यूज़ की और आगे उसे फर्दर उन्होंने डिवाइड कर दिया 2 से, बस इतना फ़र्क है। ओके, सो लेट्स मूव टू दी, यहाँ पर क्या है, अब कॉफिशेंट निकाला अपॉन 90 अपॉन 10 करके, लेकिन अगर डेसाइल का यूज़ करना है तो D1 D9 माइनस 2 मीडियन अपॉन 2। तो आपको ये याद रखने काफ़ी आसान है, इंटर रिलेटेड करके पढ़ते चलिएगा। ओके, सो और क्योंकि पेपर में जो UGC नेट पूछेगी तो इनमें से ही कुछ एक आपको P3 P10 P90 ऐसे करके कुछ वैल्यूज़ दे देंगी और आपको सीधे फॉर्मूले में पुट करके आपको फाइंड करना है, राइट। ओके, मोमेंट्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर मोमेंट्स का क्या मतलब होता है, अर्थमेटिक मीन ऑफ वेरियस पावर। अगर आप अर्थमेटिक मीन निकालना चाहो अलग अलग पावर्स की, डेविएशंस की, यानी कि अगर आपको U1 निकालना है तो आप डेविएशन की पावर यहाँ 1 रखोगे बस, और अपॉन उसको कर दोगे n से। लेकिन अगर आपको U2 निकालना है तो यहाँ पे 2 कर दोगे, यानी कि डेविएशन का स्क्वायर। अगर आपको U3 निकालना है, U3 के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पावर 3 कर दोगे, राइट। सो उसके बाद अगर आपको पावर 4 करनी है तो यहाँ पर भी 4। तो ये आपको पता लगा कि किस तरह हम मोमेंट्स को कैलकुलेट करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन भी क्लियर हुई। मोमेंट्स इज रेफर्स टू द मेजर ऑफ फोर्स विद रिस्पेक्ट टू टेंडेंसी टू प्रोवाइड रोटेशन, यानी कि जो स्क्वायर करके हम रोटेशन कर रहे हैं उनका मेजर है। द स्ट्रेंथ ऑफ टेंडेंसी डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन से वो कितनी दूर है, अगर पावर्स चेंज कर रहे हैं तो वो दिखाने की कोशिश करता है। अ मोमेंट इज अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ शेप ऑफ अ सेट ऑफ पॉइंट्स, राइट। अब उसका यहाँ पर फॉर्मूला जो मैंने बता दिया था उसी तरह, अगर हमें U1 निकालना है तो Fx अपॉन n, यानी कि समीशन ऑफ ऑल Fx अपॉन n। अगर आपको मोमेंट 2 निकालना है तो Fx स्क्वायर अपॉन n, तो ये हो जाएगा। और आपको कॉफिशिएंट अगर इसके कैलकुलेट करने हैं तो जैसे करते हैं ना कि मोमेंट्स अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, ये है आपका पहला कॉफिशिएंट। U1 का कॉफिशिएंट निकालना है, अगर आपको U2 का कॉफिशिएंट निकालना है तो यहाँ पर भी स्क्वायर करना पड़ेगा, यहाँ M2 लेना होगा, राइट। तो इस तरह से आपको क्लियर हुआ। ओके, सो फर्स्ट जो होता है ना, क्योंकि इसमें क्या यूज़ करते हैं, स्टैंडर्ड जो dx निकालने के लिए जो डेविएशन है वो मीन के थ्रू निकालते हैं। तो मीन के थ्रू अगर आप फर्स्ट का डेविएशन निकालोगे तो इनका सम क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ समीशन लेना है ना 0, 0 अपॉन n करोगे तो ये पहला तो 0 ही आएगा, राइट। सो जो पहला मोमेंट होता है वो 0 आएगा एंड सेकंड जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन के इक्वल आएगा आपका, राइट, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन का भी यही फॉर्मूला बन जाता है। ओके, और जो थर्ड है वो भी 0 आएगा, क्योंकि थर्ड में कैसे निकल रहा है, उसका क्यूब करके ना। ओके, और फोर्थ जो है इट इज़ अबाउट कुर्टोसिस, तो ये कुर्टोसिस का भी फॉर्मूला बन जाता है। सो नाउ इट्स क्लियर टू ऑल, लेट्स मूव टू दी कुर्टोसिस। यहाँ पर है कि अब ये क्यों हम पढ़ रहे हैं, इसको हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये बताता है कि कोई जो कर्व है वो कितना पीक पर है, राइट। जैसे यहाँ दिखाया हुआ है कि ये जो फर्स्ट वन है वो बहुत ज़्यादा पीक पर है, और जो सेकेंड वन है वो बिल्कुल नॉर्मल है, एंड जो थर्ड वन है वो बहुत फ्लैटर है, यानी कि लाइन के पास आ रहा है। तो इन्हीं की शेप के अकॉर्डिंग हम इन्हें नाम देते हैं। जो फर्स्ट वन है यानी कि जो बहुत पीक पर है उसे हम बोलते हैं लेप्टोकोटिक, राइट। सो लेप्टोकोटिक आपको क्लियर हुआ, जो मोर पीक्ड है। और जो नॉर्मल पीक्ड है यानी कि जो सेकेंड वन है ये नॉर्मल पीक्ड है, इसे हम बोल देते हैं मेसोकोटिक, राइट, नॉर्मल वाला मेसोकोटिक। और जो सबसे नीचे है जो बिल्कुल एकदम फ्लैट होने को हो रहा है, मतलब बिल्कुल लाइन के साथ, तो उसको हम बोल देते हैं प्लेटोकोटिक, राइट। ओके, द थ्री मेजर्स, अब ये जो तीनों मेजर्स हैं
central tendency, dispersion, skewness distribution, the characteristics of frequency distribution. तो ये frequency distribution की characteristics हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं. But these study will not give us a clear picture of characteristics of a distribution. यानी कि ये नहीं बताते कि जो कर्व बनेगा वो कितना पीक पर बनेगा, जो डिस्ट्रीब्यूशन है फैक्ट्स का किस तरह से है, तो वो हमें कौन बताता है? कुर्टोसिस, राइट. सो अब यहाँ पर हमने इन तीनों को देख लिया कि नाम कैसे कैसे दिए जाते हैं. अब हम और कंडीशन देखते हैं. कंडीशन ऑफ पीक्डनेस एंड फ्लैट टॉपनेस इटसेल्फ नोन एज कुर्टोसिस और एक्सिस. तो इनको तीनों को मिला के ही क्या बनता है? कुर्टोसिस, राइट. अब यहाँ पर उसने इसे निकालने का या एक मेज़र करने का भी फॉर्मूला बताया है कि आप मोमेंट 4 यानी कि U4 अपॉन U2 का स्क्वायर कर दो तो क्या आ जाएगा आपका? B2 यानी कि कुर्टोसिस 2 आ जाएगा. ये बता दिया उन्होंने. ओके. सो अब अगर आपकी B2 की वैल्यू 3 आ रही है, राइट, बिल्कुल इक्वल है 3 के, तो वो क्या होगा? मेसोकॉटिक. मेसोकॉटिक का मतलब वो नॉर्मल होगा, ठीक है, यानी कि वो नॉर्मल सा बनेगा. लेकिन अगर उसकी वैल्यू 3 से ज़्यादा है, अगर ज़्यादा है तो डेफिनेटली वो ज़्यादा पीक्ड होगा, यानी कि हाई पीक्ड. अगर उसकी वैल्यू 3 से कम है तो बिल्कुल फ्लैटर होगा, इस तरह से. ओके. सो नाउ द मेजर ऑफ कुर्टोसिस इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर अप्रोप्रिएट एवरेज. फॉर एग्जाम्पल, मतलब एक अप्रोप्रिएट एवरेज निकालने के लिए बहुत ज़रूरी है. एक एग्जाम्पल लिया है. फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट. फॉर लेप्टोकॉटिक डिस्ट्रीब्यूशन मीडियन इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट. तो इन्होंने बताया है कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग, यानी कि वो कितना जो कर्व बनेगा कितना पीक पर है, उसके अकॉर्डिंग हम चूज़ कर सकते हैं कि हम मीन का यूज़ करें या मीडियन का यूज़ करें, राइट. सो आई होप इट्स क्लियर टू यू. और जितना भी इसमें कुछ लिखा हुआ है, ईच एंड एवरी पॉइंट इज़ इम्पॉर्टेंट. तो इसमें से कुछ कट करने की कोशिश मत करना, क्योंकि क्वेश्चंस यहीं से अराइज होते हैं, प्रॉपर्टीज़ से. तो यहाँ कुछ भी इनअप्रोप्रिएट नहीं मिलेगा आपको. ओके. सो टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, एंड please like this video and share this to your all friends. Okay, till then.